सफलता का कोई मंत्र नहीं है, केवल परिश्रम है। बिल्कुल उसी सकारात्मक सोच के साथ वापस हम पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत बात करने जा रहे हैं। पिछली क्लास के अंदर पाइथागोरस के संतुलन के सिद्धांत की बात करी थी, रस सिद्धांत की बात करी थी, यूनानी सौंदर्य शास्त्र की बात करी थी। हमने स्टेप बाय स्टेप ये यहाँ तक पहुंचे थे कि सौंदर्य शास्त्र व काव्य शास्त्र में संबंध भी है और एक दूसरे के पूरक भी हैं। तो इसी चीज को, उसी क्रम को आगे बढ़ाती हूँ। पिछले वाला वीडियो जरूर देखना, अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। ओके, हमने उस दिन बात करी थी, क्या बात करी थी कि सौंदर्य शास्त्र जो है उसके अंतर्गत जब हम काव्य शास्त्र की भी चर्चा करते हैं तो हमने यहाँ बात कर उस दिन लास्ट करती, सौंदर्य शास्त्र मात्र काव्य शास्त्र नहीं बल्कि कला शास्त्र है। बिल्कुल, कि सौंदर्य को जो अभिव्यक्त किया जाता है वो एक आर्ट है, ठीक है ना, कि आपको खूबसूरत हैं लेकिन दिखना भी जरूरी होता है, उसके लिए एक आर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जी बनी हुई है गैस के ऊपर और वो उसको हम प्रेजेंट करते हैं तो वह एक आर्ट है। ड्रेस इमेजिन कर दो लेकिन वह अगर हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने लग जाएगी तो वह एक आर्ट है, वह एक सौंदर्य का प्रतिरूप है। इसी क्रम में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं, सौंदर्य शास्त्र एवं काव्य शास्त्र की कैसी पारस्परिक तुलना, है ना। ज्यादा अंतर भी नहीं है और ज्यादा उनके अंदर डिफरेंस भी नहीं है। सौंदर्य शास्त्र में प्रत्यक्षीकरण, इंद्रिय बोध, समझना इस चीज को, ठीक है। चलिए, सौंदर्य शास्त्र में प्रत्यक्षीकरण, इंद्रिय बोध को प्राथमिकता दी जाती है परंतु काव्य शास्त्र में निर्णय की प्रधानता होती है। कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम प्रत्यक्ष रूप में, सौंदर्य शास्त्र में क्या है, प्रत्यक्ष रूप में इंद्रिय मतलब हमारे 5 सेंस, इनके द्वारा जब हम देखते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं तो सौंदर्य की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन काव्य शास्त्र में निर्णय की प्रधानता, कितना अच्छा बोला, कितना अच्छा नहीं बोला, कितने अच्छे अलंकार लगाए, कितना व्याकरण का प्रयोग किया गया, इन सभी चीजों आ जाए। सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का सैद्धांतिक निरूपण है। बिल्कुल, ललित कलाएं हमारी 5 हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे, उनकी बिल्कुल सैद्धांतिक यानी थ्योरी, ठीक है, सैद्धांतिक रूप है। और काव्य शास्त्र क्या है, एक उत्कृष्ट ललित कला। कहने का मतलब ललित कला का एक पार्ट है काव्य शास्त्र। ध्यान में दीजिएगा, बहुत बड़ी बात है कि सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं की थ्योरी है, ध्यान में रखना, लेकिन काव्य शास्त्र खुद एक ललित कला का पार्ट है। सौंदर्य शास्त्र में कलाकार कलाकृति, प्रेक्षक भावोद्वेग वस्तुओं व परिस्थितियों का अध्ययन करता है। समझिएगा, सौंदर्य शास्त्र में कलाकार, कलाकृति, कोई भी पेंटिंग है, उसके प्रेक्षक यानी कहने का मतलब उससे जो वो प्रभावित होगा, उसको जो उसने सोच के बनाया होगा, उद्देश्य को रखा होगा, निमित्त मात्र जो उसको दिखाई दिया होगा, उसकी भावना उस समय प्रस्तुत की गई होगी, उस परिस्थिति का अध्ययन करते हुए उसने उस चित्र को बनाया। ओके, यानी कहने का मतलब एक कलाकार जब भी कोई कलाकृति का निर्माण करता है तो उसका वातावरण, उसके इमोशन, उसके आसपास की परिस्थितियां मायने रखती है। काव्य शास्त्र में कवि, काव्य सहृदय अनुभूति को उत्तेजित करने वाला वातावरण का सैद्धांतिक रूप होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि कवि जो है, आपने है ना इतिहास की किताबें पढ़ी हो तो जो राजा महाराजा जब युद्ध करने जाते थे तो अपने साथ कवियों को लेकर जाते थे। वह वीर रस की कथाएं, कहानियां, उनके पूर्वजों की कहानियां या गेय रूप में, यानी कहना मतलब गा कर सुनाते थे, तो इससे उनके अंदर जोश आता था और वह करते थे। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब हम बहुत स्पीड वाला गाना सुन रहे हो, पंजाबी गाना, और उसमें आप ड्राइविंग करोगे, आपकी गाड़ी उतनी फास्ट चलेगी, और जो अगर स्लो गजल वाला गाना गाओगे, रोते रोते वाला गाना सुनोगे तो गाड़ी भी रोते रोते ही चलेगी। बिल्कुल उसी तरह से पेंटिंग भी होती है। तो काव्य शास्त्र क्या होता है कि हमें उत्तेजित करता है, यानी अगर काव्य आपका बहुत अच्छा है, प्रभावशाली है, शब्दों का प्रहार है, अप एंड डाउन है, तो हमारा एक वातावरण अलग ही
उत्पन्न हो जाता है। ध्यान में रखिएगा। आ जाइए, सौंदर्य शास्त्र का क्षेत्र विस्तृत है। बिल्कुल, सौंदर्य शास्त्र को हम बांध नहीं सकते। सौंदर्य शास्त्र किसी में भी हो सकता है, जानवर में भी हो सकता है, पक्षी में भी हो सकता है, प्रकृति में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, मेल में भी हो सकता है, बच्चे में भी हो सकता है, वृद्ध में भी, बहुत विस्तृत है। परंतु काव्य शास्त्र में नाट्य कला का ही महत्वपूर्ण अंक है। बिल्कुल, अभी मैंने एक किताब लिख दी और मैंने कहा कि आप ये पढ़ो, तो शायद आप लोग उसको नहीं पढ़ेंगे या पढ़ेंगे तो इतने जल्द, लेकिन उसको यदि कोई कलाकार प्रस्तुत कर दे शब्दों के माध्यम से, भावों के माध्यम से, वेशभूषा के माध्यम से, और अपने बिल्कुल भाव उसमें दिखाना शुरू कर दे, तो वह हमें बहुत आकर्षित करेगा। तो काव्य शास्त्र में नाट्य कला महत्वपूर्ण है और सौंदर्य शास्त्र का क्षेत्र विस्तृत होता है। ध्यान में रखिएगा। सौंदर्य शास्त्र में 5 ललित कलाएं हैं, अभी हमने बात करी थी। कौन कौन सी? काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तुकला। ठीक है, लेकिन जब हम काव्य कला, भी पिछले वाली शीट में हमने क्या पढ़ा था, यही तो लिखा था। क्या लिखा था? ये रहा, कहां गया? ये रहा, काव्य शास्त्र एक उत्कृष्ट ललित कला है, सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का सैद्धांतिक निरूपण है। वही चीज हमने यहाँ पर बात कर ली। काव्य शास्त्र में काव्य, संगीत व वास्तु 3 स्वतंत्र कलाएं हैं। ठीक है, यानी 3 स्वतंत्र कलाएं किसमें है? काव्य में है। और सौंदर्य शास्त्र में 5 ललित कलाएं हैं, उन 5 ललित कलाओं में ये पार्ट है। क्लियर? आ जाए। सौंदर्य शास्त्र का मुख्य आधार तत्व समस्त माध्यमों में कलाकृतियों का आकलन, विश्लेषण, तुलना है। कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम किसी के सौंदर्य का आकलन करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं? आकलन करते हैं, बैलेंस बनाते हैं कि ये कैसा है। फिर उसका विश्लेषण करते हैं, यानी उसकी परिस्थिति, उसका भाव, और फिर हम उसकी तुलना करते हैं। लेकिन काव्य शास्त्र में किससे निकलेगा अर्थ? शाब्दिक, केवल शब्दों से ही हम निर्मित कर देते हैं। अति सुंदर है, हो गया। प्राय सुंदर है, हो गया, है ना। बहुत सुंदर है, उत्कृष्ट कला है, वाह उस्ताद वाह, ऐसे शब्दों को हम चिन्हित करके काव्य शास्त्र में सौंदर्य की, अब जैसे कोई बहुत अच्छा तबला बजा रहा होता है, वाह उस्ताद वाह, तेरी वाह उस्ताद वाह, ये शब्द बोलते हो बहुत एप्रेज। हम है ना किसी की पीठ पे कहते हैं शाबाश, वो खुश हो जाता है, शाबाश शब्द, ठीक है ना। तो उसका एक चिन्हित है, काव्य एक शब्दों पर ही निर्मित हो जाता है, वहां सौंदर्य दिखाई देता है। सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का दार्शनिक विकल्प, समस्या का सैद्धांतिक निरूपण है। ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि जितनी भी ललित कलाएं हैं हमारी का दार्शनिक विकल्प है। कहने का मतलब हम उसको फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कंपैरिजन कर सकते हैं। कई समस्याओं का सैद्धांतिक रूप से हम सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, सौंदर्य शास्त्र एक ऐसी चीज है जिसे हम समझा के, पढ़ा के हम उन कई समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। लेकिन काव्य शास्त्र का व्याकरण से घनिष्ठ संबंध, यानी ग्रामर से संबंध होने के कारण दार्शनिक विकल्प और समस्याओं का सैद्धांतिक निरूपण है। कहने का मतलब यह हो गया कि जितने भी दार्शनिक हैं, अगर वह अपनी फिलॉसफी अगर दे रहे, जैसे पीतवर्ण, मैंने बोला पीतवर्ण नायिका, समझना इसको, है ना, शब्द को मैंने वर्ड लिख दिया पीतवर्ण नायिका। अब सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो यानी पीले रंग की नायिका, है ना, पीले रंग की नायिका। अब इसके भाव, तो कवि ने तो पीतवर्ण की नायिका लिख दी, लेकिन कलाकार जानते क्या बना रहा है? पीतवर्ण की नायिका, यानी कि मतलब पीले रंग की नायिका है, दुबली पतली सी है और बाल खुले हुए हैं, और वह इतनी नायक के लिए इतनी दुर्बल हो गई है विरह में कि वह, उसका शरीर क्या हो गया? पीला हो गया, यानी जो रक्त है वह भी किस में हो गया? यानी वह दुर्बल हो गई है। ठीक है, यानी अब उसकी अवस्था कैसी हो गई है? दयनीय हो गई है, झरझर अवस्था हो गई है। तो दार्शनिक विकल्प, यानी कहने का मतलब जो फिलोसोफर होते हैं उनकी समस्याएं, जितनी भी समस्याएं लोगों की समस्याएं होती हैं, उनका समाधान काव्य शास्त्र कर देता है। और सौंदर्य के रूप में देखो तो पीतवर्ण नायिका जब बनाते हैं, पद्मावत के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था कि पीतवर्ण की नायिका जब हवा का झोंका आया तो पल भर में आगे चली गई, यानी इतनी कमजोर हो गई। तो काव्य शास्त्र और कहीं ना कहीं कला दोनों जुड़ जाता है और फिर उससे जो एक सौंदर्य का निर्माण होता है वो एक अद्भुत होता है।
सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। बिल्कुल, मैंने आपको शुरुआत में फर्स्ट वीडियो में बहुत बता दिया था, वहां सारी शाखाओं के बारे में भी बताया था। उसमें एक सौंदर्य शास्त्र भी लिखा था कि दर्शन शास्त्र की एक ब्रांच है। परंतु काव्य शास्त्र एक आलोचना शास्त्र की शाखा, यानी पीतवर्ण। अब आलोचना करी जा सकती, क्रिटिसाइज करी जा सकती। बिल्कुल, पीतवर्ण की नायिका, मैंने एक शब्द दिया था, पीतवर्ण की नायिका कमजोर भी बताई जा सकती है, पीतवर्ण की नायिका परिपक्व भी बताई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ के ऊपर आम जब पीला हो जाता है तो गिर जाता है, यानी टूट के, यानी परिपक्व हो गया, मीठा हो गया, मैच्योर्ड हो गया, तभी हमारे हाथ में आ गया। और एक मनी प्लांट के ऊपर है ना पीले रंग का पत्ता है तो वो परिपक्व हो गया, लेकिन झड़ गया। झड़ गया मतलब मुख्य शाखा से अलग हो गया, वृद्ध हो गया। तो हम दो तरीके से पीतवर्ण को डिफाइन कर पा रहे हैं। तो एक आलोचना रहती है शब्दों के अंदर, इसलिए कहा जाता है शब्दों के दो रूप होते हैं, दो पहलू होते हैं, प्लस और माइनस। आप किस रूप में उसको देख रहे हैं, यह हमारी फिलॉसफी के अंतर्गत देखा जाता है। तो ये रही हमारी, आपके एग्जाम में कभी आए कि काव्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र में पारस्परिक तुलना कीजिए, उनके डिफरेंसेस बताइए। ये 8 पॉइंट है, हमेशा याद रखिएगा। आ जाइए, सौंदर्य शास्त्र व काव्य शास्त्र में संबंध, रिलेशन। मैंने पहले ही कहा था माता और पिता अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ है, माता पिता, ठीक है। तो उसी प्रकार सौंदर्य शास्त्र व काव्य शास्त्र को हम अलग तो कर सकते, लेकिन दोनों एक है। कैसे, ये देखिए। सौंदर्य शास्त्र व काव्य शास्त्र दोनों कला में अभिव्यक्त सौंदर्य का विवेचन है। बिल्कुल, दोनों से ही हम ब्यूटी का ही आनंद लेते हैं। भारतीय दृष्टि से काव्य रचना का उद्देश्य सौंदर्य अभिव्यक्ति है, यानी सौंदर्य की अभिव्यक्ति, एस्थेटिक को प्रेजेंट करना। कौन कर रहा है? भारतीय दृष्टि में काव्य रचना। तो सौंदर्य का भी महत्व वही है। भारतीय सौंदर्य के दर्शन का मूलाधार काव्य शास्त्र है। बिल्कुल, हमारी जितनी भी चित्रकला का उत्पत्ति हुई है वो साहित्य से ही हुई है। सौंदर्य के आस्वाद, आस्वाद मतलब ग्रहण करना, आस्वाद व स्वरूप का व्यवस्थित विवेचन किसमें मिलता है? काव्य शास्त्र में मिलता है। यानी सौंदर्य को यदि हम बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो हम काव्य शास्त्र यानी साहित्य की दृष्टि से हम उसको देख सकते हैं। सौंदर्य शास्त्र भी कलागत सौंदर्य शास्त्र का शास्त्र है, अतः सौंदर्य शास्त्र व काव्य शास्त्र में घनिष्ठ संबंध है। बिल्कुल, दोनों ही आर्ट का ही एक पार्ट है ना, ललित कला का। बिल्कुल, विषय वस्तु मतलब सब्जेक्ट, शैली से संबंध होता है, यानी पैटर्न से। सौंदर्य पर विचार करते हुए दोनों शास्त्रों में कला का प्रयोजन आनंद व अनुभूति माना है। बिल्कुल, यानी एस्थेटिक हो या हमारी पांचों ललित कलाएं हो, ये कहीं ना कहीं हमारे किसको आइडेंटिटी करेगी? हमारी आनंद की अनुभूति को। म्यूजिक सुनते हैं तो डिप्रेशन कम होता है, पेंटिंग बनाते हैं तो मजा आता है, बारिश होती है उसमें नाचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक आनंद की अनुभूति होती है। तो ये दोनों ही विषय क्या है? कला का प्रयोजन। आ जाइए, दोनों में भाव, इमोशन, कल्पना यानी आप कोई भी चीज को सोच रहे हो, विचार यानी कहने का मतलब आपका थॉट, शैली यानी पैटर्न को महत्व दिया गया है। बिल्कुल, आपके इमोशन, आपकी इमेजिनेशन, आपके थॉट और आपके पैटर्न को महत्व दिया जाता है कला में, और ये दोनों में ही दिया जाता है। आपकी विचार शैली शब्दों के माध्यम से, आपकी पेंटिंग के, मूर्ति के, डांस के सभी भावों में आपको दिखाई देगा। आ जाइए नेक्स्ट। डॉक्टर कुमार विमल के अनुसार, डॉक्टर कुमार विमल यानी व्यक्ति है, उन्होंने अपने अनुसार इसको दोनों को संबंध क्या बताया? सौंदर्य शास्त्र काव्य शास्त्र का विकसित रूप है। बिल्कुल, डेवलपमेंट फॉर्म है, इस चीज को ध्यान में रखिए। किसने कहा था? कुमार विमल ने। सौंदर्य शास्त्र एक पाश्चात्य शास्त्र है। बिल्कुल है, बेसिकली सौंदर्य शास्त्र का मुख्य आंखों के द्वारा पाश्चात्य शास्त्र यूनान हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। आज भारतीय सौंदर्य शास्त्र व काव्य शास्त्र में सौंदर्य को चारुता, चमत्कार, वक्रता, औचित्य, अलंकार, रस, लावण्य, रमणीयता आदि शब्दों से सुशोभित किया गया है। और पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में इसे ब्यूटी, एक्सीलेंस, सबलाइम कहा गया है। तो सौंदर्य शास्त्र के और काव्य शास्त्र में तुलना भी देखी है, और दोनों के अंदर परस्पर संबंध की भी हमने बात करी है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो सौंदर्य शास्त्र यानी पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र, तो हमने यहाँ पर जितनी भी बात करी सौंदर्य को लेकर या सौंदर्य की अभिव्यक्ति को लेकर या सौंदर्य शास्त्र को लेकर, तो जैसे ही हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं तो अब इसके अंदर हमें क्या बात करनी है? केवल सौंदर्य की बात करनी है।
ये सौंदर्य किससे संबंधित होगा? कला से। तो कला को कैसे जानेंगे, सौंदर्य को कैसे जानेंगे, ये अब हम जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा, उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि सौंदर्य को हम ब्यूटी के नाम से जाने जाते हैं और यह किस तरीके से उत्पत्ति हुई और इसका किस तरीके से विवेचन किया गया, ये हम पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे और उसी के साथ हम कला की बात करेंगे। और इस इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग यूनानी कला के अंदर प्रवेश करेंगे। यूनानी कला में हमारे पाइथागोरस, सुकरात, प्लेटो, इन सबको हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप बाकी के वीडियो जरूर देखिएगा, याद कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, और हमेशा ध्यान रखिएगा शॉर्टकट कभी नहीं होता है, थोड़ा सा परिश्रम कीजिए। तब तक के लिए ओके, गुड नाइट।